हेलो फ्रेंड, आज एसपीटी साइंस का डिस्कशन करने वाले हैं और इसका हर पेज एक एक पेज करके पूरा बुक को ख़त्म करेंगे। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आरआरबी भोपाल 1992 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि पहला पेज पर है और पहला पेज से ही शुरू कर रहे हैं हम। कह रहा है कि एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। इसका एग्जाम्पल है जोक और केचुआ। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोक, केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? इसका एग्जाम्पल है तेलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। जू किसको बोला जाता है? जो माथा में ढीला होता है उसको जू बोला जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, मोलास्का संघ ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? पाइला किसको बोला जाता है? घोंघा को। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? इसका एग्जाम्पल है पाइला, घोंघा। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, ब्रिस्टल स्टार, समुद्री खीरा। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? मुख से। मनुष्य में जो पाचन का क्रिया का प्रारंभ होती है जो कि मुख से ही शुरू हो जाती है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। शिराएं किसको बोला जाता है? भेन को बोला जाता है। भेन, जिसको नस बोलते हैं हम लोग। नस से कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी, जिसको आर्टरी बोला जाता है, उससे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आर्टरी से हमारे शरीर में आर्टरी से कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। इसका एक ट्रिक होता है WBC मीन्स वाटर में घुलनशील कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी वाटर में घुलनशील है। W फॉर वाटर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन कौन विटामिन है? तो बी और सी। इसका ट्रिक होता है WBC। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। सोडियम क्या करता है शरीर में? रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलित बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का शरीर में क्या कार्य है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम क्या हमारे शरीर में करता है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला पॉइंट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। जब हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तब हम लोगों को कैसा महसूस होता है? थकावट महसूस होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण ही। अगला पॉइंट कह रहा है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? इथाइल एल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? तो इथाइल एल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से प्रतिक्रिया होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी H2O CO2। कब होता है? जब ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6
H12O6 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको रिजेक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है। एनीलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनीलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान होता है 6.2 से 7.1। मूत्र का पीएच मान 7.2 से 6.2 से 7.1। बहि अस्रावी एवं अंतः अस्रावी दोनों किस प्रकार ग्रंथि से होता है? अग्नाशय। बहि अस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस ग्रंथि में होता है? अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे शरीर के मस्तिष्क में होता है। इंसुलिन हार्मोन लैंगस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं द्वारा। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है यानी निकलता है? तो बीटा कोशिकाओं द्वारा। एनीलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया। देखिएगा यहाँ पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अपसादी शैलों में। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अपसादी शैलों में। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है हीलियम, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है, एक किसी अन्य गैस से या अन्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए सबसे उपयुक्त है हीलियम और सबसे हौला होता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। डीडीटी का उपयोग किया जाता है कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्याधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। इथेनॉल के मतलब शराब को इथेनॉल बोला जाता है। यकृत मीन्स लीवर। डैमेज कौन सा पार्ट होगा बॉडी को? तो लीवर। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में कौन सा पदार्थ अनिवार्य रूप से पाया जाता है? हाइड्रोजन, H2। अम्ल फॉर एसिड। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। सूती वस्त्र में सबसे कम आग पकड़ता है। लोहे का प्रचुर स्रोत कौन सा है? हरी पत्तीदार सब्जियां। लोहे का प्रचुर स्रोत कौन सा है? हरे पत्तीदार सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल के साथ क्या बनाया जाता है? गैसोहॉल बनाया जाता है। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा दिया जाता है? एथलीट। धावकों मतलब ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन क्या है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक आवरण बनाती है, जो कि हम लोगों को रक्षा करता है। अंतज्वर के लिए समानता उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? अंतज्वर, जो टाइफाइड के नाम से हम लोग जानते हैं, कौन सा औषधि है? क्लोरोमाइसिटिन। कौन सा औषधि है? तो क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन लुमिनियस जोन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का, लेकिन जो आभूषण बनाया जाता है वो 24 कैरेट से कम होता है, उसमें कुछ मिश्र धातु मिलाया जाता है। सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? पारा का। किसका अयस्क है? सिनेवार या हिंगुल पारा का। शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का।
लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का, जिसको क्या बोला जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती है? कशेरुक 33, कितने होता है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कोमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक से होता है, कवक द्वारा, जिस कवक का नाम क्या है? टीनिया पेडिस। एथलीट फुट कवक से होता है और उस कवक का नाम है टीनिया पेडिस। दमा नामक रोग होता है कवक द्वारा ही, जिस कवक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। फ्यूमिगेटस। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से। पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहोल। पेट्रोल और एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहोल, जिसमें पेट्रोल 10% होगा और एल्कोहल 90% होना चाहिए। सूत्रकणिका को आप अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस के नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकणिका। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब क्या होता है? एंजियो मतलब बीज होता है, यानी जिस पौधा में बीज होता है उसको एंजियोस्पर्म बोला जाता है। और एक अनावृतबीजी, जिसमें बीज नहीं होता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। यानी किससे बनाया जाता है पेनिसिलिन? कवक से। कवक किसको बोला जाता है? फंगस। इंग्लिश में कवक को ही फंगस बोला जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों को सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। लाइकेन की दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। और एक कौन कौन से जीव है? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असरकार वर्गीय पुरावर्ती में पाछा शर्करा या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन बजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन केल्विन। केल्विन कौन है? एक वैज्ञानिक है जिनको प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है, यानी रोग होने से रोकता है? तो यह है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, जिसको हिंदी में लसिका गानू बोला जाता है। इंग्लिश वाला वर्ड याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा लिम्फोसाइट से ही पूछता है क्वेश्चन। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 20 से 120 दिन। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 20 से 120 दिन। लाल रुधिर कोशिका क्या होता है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल।
सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? तो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा ले जाया जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे के वीडियो में।